स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों हम लोग हमेशा सुनते हैं भारत त्योहारों का देश है, बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन जब राजनीतिक तौर पर देखते हैं तो हमें लगता है भारत चुनावों का देश है। यहाँ हर समय सरकारें चुनावी मोड में रहती हैं, कभी इस राज्य में चुनाव, कभी उस राज्य में चुनाव। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्यों के लिए चुनाव तिथियों की घोषणा कर दी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है और इस पूरे इलेक्शन में जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होगा वह होगा पश्चिम बंगाल, जहां केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए 6 अप्रैल एक दिन में ही वोटिंग खत्म हो जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान होगा, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को, और नतीजे आएंगे 6 मई को। लेकिन यहां पर एक बड़ा आश्चर्यजनक पॉइंट है, और पॉइंट यह है, अगर आप ध्यान देंगे तो बंगाल का चुनाव सिर्फ 2 चरणों में होने जा रहा है। और बंगाल के चुनावों का अगर आप इतिहास देखोगे तो 2021 में चुनाव 8 चरणों में हुआ था, जबकि 2016 में 7 चरणों में और 2011 में 6 चरणों में चुनाव हुआ था। तो 2026 में चुनाव आयोग ने 2 चरणों में चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया? सवाल यह है कि क्या बंगाल में हिंसा जो चुनावों में होती थी वह कम हो गई है, या फिर यह एक नई प्रशासनिक रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि बंगाल का चुनाव हमेशा भारत के सबसे संवेदनशील चुनावों में से एक रहा है। और इससे भी बड़ी बात, 2021 को अगर आप याद करोगे तो 2021 में लगभग 1000 से ज्यादा कंपनियां, केंद्रीय बलों की तैनात की गई थी बंगाल चुनाव में, और मतदान लगभग चला था 1 महीने तक। तो इस बार चुनाव का पूरा चुनाव, केवल और केवल बंगाल का चुनाव 6 दिनों के अंदर समाप्त हो रहा है। और इस बार बंगाल का चुनाव केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि हाई स्पीड पॉलिटिकल बैटल की तरह सेट किया गया है। और इस बैटल के पीछे कई ऐसी चालें हैं जो आम जनता की समझ और नजर से काफी दूर है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं चालों को समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से एक पूरा सेटअप चेंज किया गया है और किस प्रकार से राष्ट्रपति शासन तक की संभावनाओं को बनाकर रखा गया है। तो आज का पूरा मुद्दा है बंगाल में खेला होबे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बंगाल की चुनाव के घोषणा के ठीक 10 दिन पहले 5 मार्च 2026 को बंगाल की राजनीति में एक संवैधानिक भूकंप आता है। अचानक वहां के राज्यपाल CV आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया, कोई कारण नहीं बताया। और उसी दिन केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को बंगाल का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। RN रवि के बारे में भी जानिएगा, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यह 1976 बैच के IPS ऑफिसर रहे हैं। भारत के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में इनकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण रही है कि लोग इन्हें भारत का स्पाई मास्टर कहते हैं। तमिलनाडु में उनका कार्यकाल आपको याद होगा लगातार विवादों में रहा। DMK सरकार और राज्यपाल के बीच में अभूतपूर्व टकराव देखने को मिला, चाहे यूनिवर्सिटी की नियुक्तियां हो या बिलों पर हस्ताक्षर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और बड़े संवैधानिक संघर्ष हमने देखे। तो यहां पर एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न जो ममता बनर्जी ने उठाया वह भी इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार अवश्य करती है, लेकिन परंपरा यह भी रही है कि राज्य सरकार से कंसल्टेशन किया जाता है। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनसे कोई सलाह नहीं ली गई, यहां तक कि उन्हें कोई जानकारी भी नहीं दी गई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि RN रवि की नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक मूव भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव के दौरान राज्यपाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जैसे ही आदर्श आचार संहिता की घोषणा हुई, यह सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, और यह दिखाता है कि बंगाल को लेकर के एक अलग रणनीति चल रही है। चुनाव आयोग ने जैसे ही कमान संभाली, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद बंगाल के प्रशासनिक ढांचे में सबसे व्यापक फेरबदल प्रारंभ कर दिए। आचार संहिता लागू होते ही चीफ सेक्रेटरी हटा दिए गए, होम सेक्रेटरी हटा दिए गए, DGP को ट्रांसफर कर दिया गया, और इन पदों पर वे अधिकारी हुआ करते थे जिन्हें ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद अधिकारी माना जाता था। चुनाव आयोग का संदेश साफ है कि अब प्रशासन सरकार का नहीं, संविधान की सुनेगा, चुनाव आयोग की सुनेगा। जबकि विपक्ष का आरोप है कि प्रशासनिक कदम नहीं है, यह वास्तव में एक प्रकार से राजनीतिक दबाव में उठाया गया कदम है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो इस पूरे चुनाव का एक्स फैक्टर बनने जा रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपको याद होगा SIR शुरू होने से पहले बंगाल में 7.66 करोड़ मतदाता थे, और अंतिम सूची जारी होने तक
जो मतदाताओं की संख्या आई है 6.44 करोड़ की। अब यानी कि लगभग 1,22,00,000 नामों में डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। इनमें से लगभग 60 लाख वोटर्स जो हैं वो अंडर एडजुडिकेशन डाल दिए गए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, आपको याद होगा ममता बनर्जी खुद केस लेकर के गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 750 न्यायिक अधिकारी इन मामलों को सुलझाने में लगाए जाएं, लेकिन चुनाव की घोषणा होने तक ये लाखों मामले अभी भी लंबित हैं। और अगर 50-60 लाख लोग वोट नहीं दे पाएंगे तो बंगाल के चुनावी गणित को पूरी तरह से बदला जा सकता है। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहां जीत और हार का मार्जिन बहुत कम होता है। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, जैसे उत्तर दिनाजपुर है, यहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन 27% है, बहुत सारे नाम कटे हैं, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, इन सब जगहों पर यह चीज बहुत क्लियर दिखाई दे रही है। इसी बीच अब दूसरी रणनीति को भी समझते हैं। बंगाल में बीजेपी ने एक नया मोर्चा खोला है और वह है विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16,680 करोड़ रुपए की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स एक साथ उद्घाटन किए हैं बंगाल के लिए। लेकिन बंगाल की राजनीति वास्तव में विकास के साथ साथ वेलफेयर पॉलिटिक्स के तौर पर भी जानी जाती है। अगर आप ध्यान देंगे तो ममता बनर्जी ने बहुत शानदार योजनाएं लागू की हैं, जिससे ग्रामीण और महिला वोटर्स में वो बहुत ही लोकप्रिय हैं, जैसे कि लक्ष्मी भंडार योजना, स्वास्थ्य साथी योजना, कृषक बंधु योजना। और यह एक प्रकार का जो वेलफेयर मॉडल है वो बहुत लोकप्रिय है बंगाल में ममता जी का। इसीलिए कई विश्लेषक अब यह मानने लगे हैं कि यह चुनाव डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और वेलफेयर पॉलिटिक्स, इन दोनों में कौन ज्यादा बेहतर काम करता है, इस पर भी फोकस करने वाला है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहां पर सबसे एक संवेदनशील मुद्दा है प्रेसिडेंट रूल का भी, जिसकी संभावना को अभी नकारा नहीं जा सकता। आप देखिए तो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और भारत का इतिहास अगर हम देखें तो 100 से अधिक बार इसका इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन एसआर मुंबई केस के बाद इसका दुरुपयोग काफी कम हो गया था। इसीलिए बंगाल में भी प्रेसिडेंट्स रूल बनने के सैद्धांतिक आधार और संभावनाएं मौजूद हैं। अगर यहां पर देखिए एक स्पष्ट संवैधानिक स्थिति का अंदाजा लगाइए। पश्चिम बंगाल की चुनाव जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 7 मई 2026 को पूरा हो रहा है। उसके पहले किसी भी कारण से अगर चुनाव डिले हुए, जैसे कि एसआईआर नाम एडजस्टमेंट को लेकर, या फिर मामला विवादों में गया, कानूनी पचड़ों में फंसा और डिले हुआ, तो विधानसभा टाइम से भंग हो जाएगी और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। किसी भी दल की सरकार अगर नहीं बन पाई तब भी राष्ट्रपति शासन लगेगा ही लगेगा। और कार्यकाल के पहले ये सब चीजें सुलझानी और ये 50-60 लाख वोटर मिनिमम एडजस्ट होना एक नया विवाद बनाएगा, क्योंकि यहां पर अगर ममता बनर्जी सरकार विरोध करती है, प्रदर्शन करती है, चीजों में डिले कराती है, तो चुनाव अटकेंगे, विधानसभा तो भंग हो जाएगी, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो यहां पर एक स्थिति को जो संवैधानिक शून्य की स्थिति बन रही है और यह बनने की प्रबल संभावना है, उसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन की जो संभावना है उसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए यह माना जा रहा है कि टीएमसी के लिए ये पूरी की पूरी स्थितियां एक ऐसे कह सकते हैं फंसी हुई हैं, जहां पर टीएमसी अगर विरोध करेगी तो भी फंसेगा मामला, नहीं करेगी तो उसके वो वोटर्स जा रहे हैं जो कोर वोटर्स हैं। ऐसे में राज्यपाल अगर रिपोर्ट भेज देते हैं कि संवैधानिक व्यवस्था काम नहीं कर पा रही है, सरकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। तो अगर हम पूरे चुनाव को संक्षिप्त रूप में पूरे के पूरे एक ब्रीफ रूप में देखना चाहें, एक शतरंज की बिसात माने, तो दोनों पक्षों ने अपने अपने मोहरे चल दिए हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने प्रशासनिक दबाव की रणनीति अपनाई है, संवैधानिक लीवरेज लेने की कोशिश की है, विकास का नैरेटिव सेट किया है और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व पर दम दिखाया है। जबकि टीएमसी की बात करें तो ये वेलफेयर स्कीम्स पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं, बंगाली अस्मिता, माटी मानुस का जो विचार है उसको लेकर के एक मजबूत इनका नेटवर्क है और मजबूत बूथ लेवल का नेटवर्क भी इनके पास है और अल्पसंख्यकों का समर्थन है और इसी पर वे पूरी तरीके से रिलाई कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, पार्टियां अपनी अपनी चाल चलती हैं, लेकिन लोकतंत्र में अंतिम चाल चलती है जनता। और बंगाल में जनता अक्सर ऐसी चाल चलती है जिसका अनुमान दिल्ली में बैठे रणनीतिकार कभी नहीं लगा पाते। तो
23 और 29 अप्रैल को जब बंगाल वोट डालेगा तो वह सिर्फ विधायक नहीं चुन रहा होगा, वह तय करेगा कि क्या दिल्ली की यह रणनीति काम आई या नहीं आई, या दीदी का मां माटी मानुस का किला आज भी अभेद्य है। तो 2021 में ममता जी ने नारा दिया था खेला हो बे, और 2026 में सवाल फिर से वही है कि क्या खेला दिल्ली जीतेगी या बंगाल। आप अपनी राय कमेंट करके अवश्य बताइएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि इस पर एक बड़े पैमाने पर चुप्पी भी है, इस पर बहुत सारे लोग बात भी नहीं कर रहे और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो अपनी राय दीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। और स्टडी IQ IAS में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, तो आपको हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में बैचेस मिल जाएंगे। हमारा मार्च का बैच शुरू हो रहा है हिंदी बैच के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ 26 मार्च से हमारा हिंदी का बैच भी शुरू हो रहा है, और बाकी सारे सब्जेक्ट्स, बाकी सारे लैंग्वेजेस के बैच भी, यानी कि इंग्लिश और बाइलिंगुअल बैचेस भी शुरू हो रहे हैं। तो जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे बैचेस में जुड़िए। बैचेस की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आप इसके डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। इसमें आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, ये सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करने से पहले यदि आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, यह फैकल्टी कोड होता है, आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बड़े डिस्काउंट के साथ ये कोर्सेज अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।